आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस इन बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। किसी भी बार में स्ट्रेस निकालेंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन आपके अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक आपका जो बार है, इस बार में ये L1 लेंथ है, ये L2 है, ये L3 है। L1 का एरिया अलग है A1, L2 का एरिया अलग है A2, L3 का एरिया अलग है A3। क्लियर है। इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर मान लिया पूरी रोड जो है वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है, उस केस में इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सभी की सेम रहेगी। लेकिन मान लिया ये मटेरियल अलग है, ये वाला मटेरियल अलग है, ये वाला मटेरियल अलग है, उस केस में आपका यहाँ हम लेंगे E1, E2, E3। क्लियर है। तो आपकी एक कंपोजिट बार है ये, जिसकी अलग अलग लेंथ है, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, सबका एरिया अलग अलग है, इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा है। एक पी फोर्स इधर से लगा हुआ है, पी फोर्स इधर से लगा हुआ है। ये पी फोर्स आपका इक्वल भी हो सकता है और जो है इक्वल नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से पी फोर्स ही लगा हुआ हो सकता है कि वो अलग अलग भी हो। क्लियर है नहीं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इधर भी पी फोर्स लगा है और इधर भी पी फोर्स लगा है, तो इसका मतलब यह है कि तीनों आपके जो तीन मेंबर हैं इसके अंदर, तीन जो आपके क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं, तीनों क्रॉस सेक्शन में आपका पी फोर्स ही लगेगा। ठीक है नहीं। अगर दोनों तरफ पी फोर्स इक्वल है, अगर अनइक्वल होंगे उसमें क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे आपको। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर एक, दो और तीन, ये तीन क्रॉस सेक्शन एरिया के हमारे यहाँ पर मटेरियल आ गए। अब इसमें देखिए अगर मुझे स्ट्रेस निकालनी है किसमें, वन में, कि जो वन है आपका, जो यहाँ से यहाँ तक जो आपके L1 लेंथ का जो ये मटेरियल है, इसमें कितनी स्ट्रेस होगी, तो इसकी स्ट्रेस निकालने के लिए आ जाएगा सिग्मा 1 इजिकल टू P1/A1। क्लियर है। और यहाँ से सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, P2/A2। और इस मटेरियल के लिए सिग्मा 3 कितना आ जाएगा, P3/A3। क्लियर है। इसी तरह से अगर हमें स्ट्रेन निकालनी हो तो E1 क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा डेल L1/L1। E2 आ जाएगा आपका डेल L2/L2, डेल L2/L2। और E3 आपका आ जाएगा डेल L3/L3। तीनों बार में अलग अलग फॉर्मूले लग जाएंगे। अब जो ये P1, P2, P3 मैंने ऊपर लिया है स्ट्रेन में, ये अगर P1, P2, P3 इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहे हैं कि दोनों तरफ P फोर्स लगा है, तो यहाँ पर P1, P2, P3 दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर उसे P, इनकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला ये भी लगेगा, देखिए जैसे चेंज लेंथ कितनी बड़ी है, डेल L1 यहाँ से आ जाएगा P1L1/A1E1। क्लियर है। यहाँ से डेल L2 क्या आ जाएगा, डेल L2 आ जाएगा आपका P2L2/A2E2। और यहाँ से आ जाएगा डेल L3 इज इक्वल टू डेल L3 क्या आएगा भाई आपका, डेल L3 आएगा आपका P3L3/A3E3। क्लियर है। तो टोटल इलोंगेशन कितना आएगा भाई पूरी बार का, टोटल इलोंगेशन आपका आएगा डेल L इज इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, या डेल L इज इक्वल टू P1L1/A1E1 प्लस P2L2/A2E2 प्लस P3L3/A3E3, ये आ जाएगा। अगर हमने मान लिया P1, P2, P3 की वैल्यू P है और E1, E2, E3 की वैल्यू E है, तो यहाँ से P/E कॉमन आ जाएगा। अगर भाई P भी सेम है तीनों में, E भी सेम है, तो P/E कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, फॉर्मूले वही हैं
जो पुराने हम यूज करते हुए आए हैं, बस वो हम सिंगल बार के लिए यूज कर रहे थे, यहाँ कंपोजिट बार के लिए यूज करेंगे। ठीक है नहीं, यहाँ जो बार होगी आपकी, उसके वेरिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, जो लेंथ होगी, वो अलग अलग होगी। अब मैंने आपको फॉर्मूला वही है, देखिए स्ट्रेस ऐसे ही निकालते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया से, स्ट्रेन ऐसे ही निकालते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से, और डेल एल ऐसे ही निकालते हैं पी एल ओवर ए से। बस इसमें ये करना है कि तीनों की अलग अलग निकाल के कितना कितना तीनों में चेंज हुआ है उन, और क्या कर देंगे, तीनों का प्लस कर देंगे। प्लस करके हमारा यह जाएगा कि टोटल इलोंगेशन कितना हुआ। क्लियर है नहीं, बात वही है कि सिंगल सिंगल बार की वैल्यू निकाल ली और तीनों को जोड़ दी तो पता चल जाएगा कि तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारी लेंथ कितनी बढ़ेगी। ठीक है नहीं, तो इन फॉर्मूले के बेस पर ही हम इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ए स्ट्रेट बार 450 mm लॉन्ग, एक बार है जिसकी लंबाई कितनी है 450 mm है, एंड 10 mm इन डायमीटर, और उस बार का डायमीटर कितना है 10 mm है। ठीक है नहीं, फॉर दी फर्स्ट 200 mm, ये जो 10 mm डायमीटर है ये किसके लिए है, ये उस 450 mm लंबी बार में 200 mm तक है, 200 mm तक। यहाँ आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है कितनी है, ये है 200 mm, और इस 200 mm का जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है जी, ये है आपका 10 mm। क्लियर है, एंड 20 mm इन डायमीटर फॉर द रिमेनिंग लेंथ। अब टोटल लेंथ है 450, तो 200 में कितना हो गया 10 mm डायमीटर, तो बाकी कितनी लेंथ बची, बाकी बचेगी 250 यहाँ से यहाँ तक, और उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है जी आपका 20 mm, कितना है 20 mm है। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुश ऑफ 10 किलो न्यूटन, और बार पर देखिए यहाँ पर कैसा लोड लगा है, कंप्रेसिव लोड लगा है दोनों तरफ, इधर भी 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव है, इधर भी 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगा है। डिटरमाइन डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार, ये निकालना है कि लेंथ में कितना डिक्रीज हुई, दोनों की लेंथ मिलाकर कितनी डिक्रीज हुई, ये निकालना है। ठीक है नहीं, तो फोर्स लगा है आपका 10 किलो न्यूटन का, ये आप देख ही रहे हैं, इधर भी 10 का है, इधर भी 10 का है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए L1 की वैल्यू है यहाँ पर 200 mm, पहले ये पुट कर लेते हैं, L1 इजल टू 200, और यहाँ पर L2 कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा 250 mm। क्लियर है, अब आपके बाद आती है P1 की, P1 कितना है, P1 है 10 किलो न्यूटन, यानी 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और यहाँ पर P2 कितना है, P2 भी है 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे हैं तो इसका मतलब दोनों मेंबर में इक्वल फोर्स काम कर रहा है। इसके बाद आता है जी E1 E2, E1 देखिए इसमें एक ही E दिया है क्योंकि मटेरियल एक ही है आपका ये, तो E कितना आ जाएगा आपका, E1 आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर E2 भी यही रहेगा, सेम रहेगा दोनों, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया भाई, एरिया निकाल लेते हैं। देखिए इस बार का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर A2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। क्लियर है, तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78.5 mm स्क्वायर, ये आपका A1 आ जाएगा, और A2 आपका आएगा 314 mm स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आ गई आपकी बार 1 के लिए, ये सारी वैल्यू होगी बार 2 के लिए। अब आपको निकालना है टोटल चेंज, कि बार में टोटल कितना चेंज हुआ, कितनी लेंथ घटी, तो आपका फॉर्मूला देखिए लगेगा डेल एन इजल टू डेल L1 प्लस के डेल L2। क्लियर है भाई, टोटल इलोंगेशन कितना आ जाएगा भाई, जो ये 1 है इसमें कितना चेंज हुआ और 2 में कितना चेंज हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, और डेल एल क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 ओवर A2 E2। क्लियर है, अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका P1 P2 दोनों सेम है, तो P बाहर आ जाएगा आपका, P1 P2 दोनों सेम है दोनों डायरेक्शन में, और E1 E2 भी सेम है तो E भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा L1 ओवर A1 प्लस L2 ओवर A2। क्लियर है, तो आपका देखिए P क्या है, P1 भी देखिए इतना ही है, P2 भी इतना ही है, तो P की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप 10 इंटू 10⁻3, नीचे E की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁵
और L1 की वैल्यू कितनी है, L1 है आपका देखिए 200 mm और A है आपका 78.5 प्लस L2 कितना है आपका 250 mm और A2 कितना है 314 mm स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करी भाई। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 और अंदर जो आएगा ये आ जाएगा 2.548 प्लस 0.796। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो डेल एल की फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 0.1672 mm। कितनी आ जाएगी जी, 0.1672 mm। इसी के साथ आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही निकालना था इसमें कि इसमें टोटल जो लेंथ हुई है वो कितनी डिक्रीज हुई है। अब ये यहाँ पर डिक्रीज कंप्रेसिव फोर्स था तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो लेंथ है वो 0.1672 क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्लियर है। 0.1672 कितनी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अलग अलग फोर्स होता, मान लिया पहले में जो टेंसाइल फोर्स लगा हुआ होता, दूसरे में कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ होता, फिर हमें टेंसाइल वाले को पॉजिटिव लेना पड़ता और कंप्रेसिव वाले को नेगेटिव लेना पड़ता। क्योंकि यहाँ दोनों ही तरफ से क्या हो रहा था, कंप्रेसिव फोर्स लगे हुए थे, तो हमने प्लस में वैल्यू ली जरूर रही है। भैया वाली जो डेल एल वन की वैल्यू है मुझे पता है ये भी माइनस की आएगी, ये भी माइनस की आएगी, लेकिन मैंने प्लस की इसलिए ले ली कि चलो अभी बाद में हम ये बता देंगे कि ये लेंथ हमारी डिक्रीज हुई है। बात तो वही है, निगेटिव साइन भी यही शो करता है कि आपकी लेंथ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्लियर है। कंप्रेसिव फोर्स है तो आप यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस ले सकते हैं, ठीक है नहीं, दोनों तरफ माइनस आ जाएगा क्योंकि P1 की वैल्यू आ जाएगी -10। जब कंप्रेसिव फोर्स होता है तो उसकी वैल्यू, हम फोर्स की वैल्यू माइनस में लेते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ दोनों ही कंप्रेसिव थे, हम इसलिए पॉजिटिव में लेके चले और बाद में हमने बता दिया कि इसकी लेंथ हमारी क्या हुई, डिक्रीज हुई। क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द बार shown in figure subjected to an axial pull of 150 किलो न्यूटन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी 150 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल लगा हुआ है और इस साइड भी 150 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल लोड लगा हुआ है। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन। ये जो मिडिल पोर्शन आपको नजर आ रहा है D2, इसकी हमें क्या निकालनी है, डायमीटर निकालनी है। इफ स्ट्रेस दियर इज लिमिटेड टू 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसमें जो स्ट्रेस है, जो आपको यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो मैक्सिमम है 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी है, 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। प्रोसीड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दिस मिडिल पोर्शन इफ द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार इज स्पेसिफाइड बाय 0.15 mm। ये भी निकालना है कि जो मिडिल पोर्शन है इसकी लेंथ ये L2 कितनी है, इसकी लेंथ L2 कितनी है, और उसने दे दिया कि जो टोटल एक्सटेंशन है यानी डेल जो है उसकी वैल्यू है 0.15 mm। क्लियर है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमें दो चीज़ें निकालनी है, मिडिल पोर्शन की डायमीटर और मिडिल पोर्शन की लेंथ। टोटल लेंथ मुझे पता है, टोटल लेंथ कितनी है, 300 mm है। अब मैंने मान लिया जी ये वाली लेंथ कितनी है, भाई पहले सेक्शन की लेंथ मैंने L1 मान ली और दूसरे सेक्शन की लेंथ मैंने क्या मान ली, दूसरे सेक्शन की लेंथ मैंने L3 मान ली, बीच वाले की L2 दे ही रखी है, ठीक है नहीं। रही बात एरिया की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एरिया आएगा वो A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, A3, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायमीटर कितनी है 50 mm, यहाँ पर डायमीटर कितनी है 50 mm, तो दोनों का एरिया सेम आएगा। तो A1 A3 का एरिया क्या आ जाएगा, π/4 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के भाई A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका π/4 इंटू 50 का स्क्वायर, 3.14 इंटू यह आ जाएगा 1962.5। कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 1962.5 mm स्क्वायर। यह आपका एरिया आ गया सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का, ठीक है भाई। अब निकालेंगे सेक्शन 2 का एरिया। किसका एरिया निकालेंगे, सेक्शन 2 का। अब देखिए सेक्शन 2 का एरिया क्या आएगा आपका,
सेक्शन 2 का एरिया कितना आएगा, सेक्शन 2 का एरिया आ जाएगा आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी डायमीटर अभी नहीं पता। लेकिन आपको सेक्शन 2 में ये पता है कि जो इसकी स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस है 125 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप ये भी देखिएगा कि जो आपका 150 किलो न्यूटन का दोनों तरफ लोड लगा हुआ है, इसका मतलब पहले पोर्शन में भी 150 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, दूसरे पोर्शन में भी कितना लगेगा, दूसरे पोर्शन में भी 150 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, और जो तीसरा पोर्शन है आपका उसमें भी 150 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। क्लियर है। क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स लगे हैं तो इसका मतलब तीनों मेंबर में इक्वल फोर्स लगेगा। इसके बाद देखिए आपको पता है कि जो आपका मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन की जो स्ट्रेस है वो कितनी है, वो है आपकी σ2, और σ2 क्या आ जाएगा, σ2 आ जाएगा P2/A2। ठीक है नहीं। और P2/A2 मतलब क्या आ जाएगा, σ2 की वैल्यू आप जानते हैं, σ2 कितना है 125 न्यूटन पर एम स्क्वायर। P2 कितना है आपका, P2 है 150 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पर A2 कितना आ जाएगा, A2 है आपका π/4 डी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, डी स्क्वायर की। यहाँ से डी स्क्वायर आपका आ जाएगा D² = 150 इंटू 10⁻³ इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 125। ठीक है भाई। तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई आपकी 1528.66, 1528.66। तो यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू निकल जाएगी, और डी की वैल्यू आपकी आ रही है 39.1 mm, 39.1 mm आ रही है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इतनी वैल्यू तो आपकी निकल गई, कितनी निकल गई जी, कि आपका जो यहाँ पर 39.1 mm आ गया आपका। ठीक है। जो मिडिल पोर्शन है उसकी डायमीटर कितनी आ गई, 39.1 mm। अब दूसरा हमारा जो हमें निकालना है वो निकालना है L2, कि बीच वाले की जो लेंथ है वो कितनी है, बीच वाले की जो लेंथ है वो कितनी है, ये निकालना है। क्लियर है। तो बीच वाले की लेंथ निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा डेल एल, डेल एल इक्वल टू आ जाएगा डेल L1 प्लस के डेल L2 प्लस के डेल L3। क्लियर है। तो यहाँ पर डेल एल कितना आ जाएगा, देखिए आपका डेल एल इक्वल टू P1L1 ओवर A1 E1। ठीक है। प्लस P2L2 ओवर A2 E2 प्लस P3L3 ओवर A3 E3। ऐसे तो निकालते हैं। अब देखिए बीच वाली लेंथ पे मुझे क्या पता है, बीच वाली लेंथ पे मुझे यहाँ पर L2 तो L2 नहीं पता जो निकालना है, ना ही मुझे L1 पता, ना ही मुझे L3 पता। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है आपको और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है, इसमें P1 और P3 इन दोनों की वैल्यू सेम है, और A1 और A3 इन दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर है नहीं। तो यहाँ पर देखिए P1 की वैल्यू चलो पहले रख देते हैं। P1 है आपका 150 इंटू 10⁻³ इंटू L1 अपॉन A1 कितना है भाई, A1 हमने अभी निकाला था, A1 आया था आपका 1962.5 इंटू E1 है आपका यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁵, 2.5 इंटू 10⁵। ये आ गई आपकी डेल L1 की वैल्यू। क्लियर है। अब बात आती है ये जो वैल्यू दी है आपकी 2.5 ई की, ये 2.5 नहीं है, ये 2 है, 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, 2 इंटू 10⁵ रखेंगे। ये वैल्यू गलत नोट हो गई, इसमें 2.5 इंटू 10⁵ नहीं है, ये है आपकी 2 इंटू 10⁵। अब प्लस P2 कितना है जी आपका, P2 है आपका वही 150 इंटू 10⁻3, और लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ थी L1, यहाँ पर लेंथ आ जाएगी L2 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका A2 कितना है, A2 है आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो निकालना पड़ेगा A2। ठीक है नहीं, यहाँ तो A2 निकालना पड़ेगा। A2 कितना आ जाएगा आपका, A2 आ जाएगा यहाँ पर π/4
इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है? डी है आपका 39.1 का स्क्वायर। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर यानी पाई बाई 4 इंटू 39.1 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर आप निकाल चुके हैं। और E2 की वैल्यू सेम है 2 इंटू 10⁵। ठीक है, अब आएगा प्लस थर्ड वाली जो वैल्यू बची P3। P3 कितना है? P3 है आपका 150 इंटू 10⁵ इंटू L3 अपोन में आपका आ जाएगा एरिया 1962.5 इंटू 2 इंटू 10⁵। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपने रख ली यहाँ पर। अब तीनों वैल्यू रखने के बाद अगर मैं इस फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की बात करूँ तो इसमें आप देखिए, इसमें 150 इंटू 10⁵ ये कॉमन है, और 1962.5 ये भी कॉमन है, और 2 इंटू 10⁵ ये भी कॉमन है। यानी इसमें L1 L3 अलग है और सब कॉमन है। तो पहली और लास्ट वाली टर्म में से मैं ये कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेके देखिए आपका क्या आ जाएगा। कॉमन लेके आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो देखिए क्या आएगी, क्योंकि इसी से वैल्यू निकलेगी आपकी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए डेल L इज इक्वल टू पहली और तीसरी में से जो हम कॉमन लेंगे वो आ जाएगा 150 इंटू 10⁵ अपॉन 1962.5 इंटू 2 इंटू 10⁵। ये कॉमन आ गया। अंदर बचा आपका L1 प्लस L3। क्या बचा? L1 प्लस L3। अब प्लस जो बीच वाली टर्म बची थी वो आ जाएगी 150 इंटू 10⁵ इंटू L2 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका एरिया पाई बाई 4 इंटू 39.1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁵। क्लियर है? अब आप देखिए डेल एल की वैल्यू जानते हैं। डेल एल दिया गया है 0.15। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 76.43 अपॉन 2 इंटू 10⁵। 76 इंटू 43 अपॉन 2 इंटू 10⁵। अभी देखिए L1 प्लस L2, ये L1 है आपका, ये L3 है। ये L1 प्लस L3 किसके इक्वल होगा? आपका L1 प्लस L3 इक्वल होगा आपका, अगर मैं 300 mm में से L2 को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? L1 प्लस L3। तो L1 प्लस L3 की जगह मैं क्या रख लूँगा? मैं यहाँ रख लूँगा 300 माइनस के L1, 300 माइनस L1, सॉरी L2, 300 माइनस L2, और प्लस आपका जो यहाँ पर वैल्यू बचेगी आ जाएगी 125 अपॉन 2 इंटू 10⁵ इंटू L2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो 2 इंटू 10⁵ है हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। दोनों में से कॉमन लेके वो उधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी 0.215 इंटू 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 76.43 की, तो 76.43 इंटू 300 माइनस 76.43 L2 और प्लस के 125 L2, ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 30,000। इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 22929। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी प्लस 48.57 L2। और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 30,000 माइनस 22929 अपॉन 48.57, और जो L2 की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी 145.58 mm। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए जो मिडिल पोर्शन था उसकी लेंथ मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। उसकी लेंथ आ गई आपकी 155.58 mm। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी हमें, मिडिल पोर्शन का डायमीटर और मिडिल पोर्शन की लेंथ, जो कि दोनों हम निकाल चुके हैं। क्लियर है?
अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप समझिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया गया है ए स्टील रोड डायमीटर, स्टील रोड इन mm डायमीटर एंड 2.5 मीटर लॉन्ग। एक स्टील रोड है, यहाँ जो mm दिया गया यहाँ 50 लिख लीजिएगा आप। ए स्टील रोड इन 50 mm डायमीटर, एक स्टील रोड है जिसका डायमीटर कितना है जी 50 mm, आप देख रहे होंगे इसका डायमीटर 50 mm है, एंड 2.5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 100 किलो न्यूटन। ठीक है, इस पर दोनों साइड में एक पुल फोर्स लगा है 100 किलो न्यूटन का। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सटेंशन प्रोड्यूस अंडर द सेम पुल। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है अगर सेम पुल फोर्स लगा रहे और बाई बोरिंग द रोड सेंट्रली, और क्या कर दे इस रोड को बोरिंग कर दे, यानी इस रोड में होल कर दे। होल कितना कर दे जी 1.2 मीटर लेंथ तक, 1.2 मीटर लेंथ तक क्या कर दे होल कर दे। और जो होल की जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी जी, द बोर बीइंग 25 mm इन डायमीटर, बोर की डायमीटर होगी 25 mm। ठीक है, और फॉर स्टील जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब सीधे सीधे समझ लीजिए उसने दिया क्या है। उसने पहले देखिए आपके सामने जो डायग्राम बनाया गया है ये दिया है कि एक 50 mm डायमीटर की रोड है जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है और उस पर 100 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अब पहले भी निकालेंगे इस कंडीशन में इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, इस कंडीशन में इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, पहले ये निकालते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद क्या निकालेंगे कि अगर मैं इसमें इसके अंदर होल कर दूं, बोर कर दूं, बोर करने के बाद उसकी लेंथ में कितना चेंज होगा सेम कंडीशन में, सेम लोड में। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमारे दो वैल्यू आ जाएंगी अलग अलग, दोनों की एक्सटेंशन की वैल्यू अलग अलग आएंगी और दोनों की एक्सटेंशन वैल्यू अलग अलग लेने के बाद फिर हम ये निकालेंगे कि उसमें जो लेंथ में एक्सटेंशन हुआ वो कितने % हुआ, यानी बोरिंग से पहले और बोरिंग के बाद कितने % हमारा लेंथ में चेंज हुआ। तो पहली कंडीशन हमारी देखो यहाँ आ जाएगी, पहली कंडीशन आ जाएगी व्हेन द रोड इज सॉलिड, व्हेन द रोड इज सॉलिड यानी बोरिंग से पहले। ठीक है, व्हेन द रोड इज सॉलिड। इस केस में आपको जो डेल की वैल्यू आएगी, डेल की वैल्यू कितनी आएगी, डेल की वैल्यू आएगी आपकी PL/A, यही तो आएगी PL/A। तो PL/A में सबसे पहले एरिया क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा यहाँ से इसका π/4 × 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, A की वैल्यू आ जाएगी 1962.5 mm², 1962.5 mm²। क्लियर है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए डेल की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आएगी, P की वैल्यू कितनी है, फोर्स है आपका 100 × 10⁻³ किलो न्यूटन में है तो न्यूटन ने बदल लिया। L लेंथ कितनी है, लेंथ है जी आपकी 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद एरिया कितना है, एरिया है आपका 1962.5 mm² और E की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से डेल की वैल्यू जो आपकी निकल कर आएगी, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो हमने 2.5 रखा है ये आएगा 2500। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ दी गई है मीटर में, मीटर को जब मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, mm में कन्वर्ट करूँगा तो 2.5 मीटर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2500 mm। क्लियर है, क्योंकि सारी वैल्यू mm में रख रहे हैं तो लेंथ की वैल्यू भी मुझे mm में ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इलोंगेशन जो डेल है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.637 mm। कितना आ जाएगा भाई, 0.637 mm। तो ये पहली कंडीशन हो गई, जिस कंडीशन में मैंने क्या किया, जिस कंडीशन में मेरी जो रोड है वो सॉलिड है उसमें बोरिंग नहीं किया गया। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, व्हेन द रोड इज बोर्ड, व्हेन द रोड इज बोर्ड यानी उसके अंदर हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। अब देखिए बोर कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये आपका इसका यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को लेते हुए यहाँ से यहाँ तक इतना हमने यहाँ पर क्या कर दिया जी, होल कर दिया। यानी ये क्या हो गई, ये अंदर का पार्ट अब खोखला हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दी जी, 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लेंथ है वो दी गई है 1.2 मीटर, सॉरी मीटर में है
तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ लेंथ बचेगी आपकी 1.3 मीटर। ठीक है, अब ये 1.3 मीटर का पोर्शन जो बचा भाई, ये 1 आ गया, ये इधर से 2 आ गया, दो पोर्शन अलग अलग हो गए क्योंकि दोनों के क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। 1.3 का जो क्रॉस सेक्शन बचेगा इसका एरिया तो यही होगा जो पहले था, ठीक है ना, क्योंकि तो सॉलिड है। और जो ये बचा इधर होलो, ये कैसे बचेगा, ये होलो बचेगा। जो होलो बचेगा, होलो मतलब इस तरह से आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से देखूंगा तो आपकी रोड इस तरह से रहेगी, ठीक है नहीं, जिसकी एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है और इंटरनल डायमीटर कितनी है, इंटरनल डायमीटर 25 mm है, क्योंकि ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक ये है जी 25 mm। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि इसमें टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ। तो टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ। देखिए ये आपका एरिया जो ये तो ए है, इसे मान लेता हूँ मैं A1, इसे क्या मान लेता हूँ, A1 मान लेता हूँ, ठीक है नहीं। और जो आपका ये होलो वाला बचेगा इसका एरिया A2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। होलो है तो होलो में आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल कर आएगा, A2 की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1471.9 mm स्क्वायर, 1471.9 mm स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए टोटल चेंज कितना होगा, इसे मैंने यहाँ पर देखिए, इसे तो मैंने मान लिया डेल एल, कितना मान लिया, डेल L1, इसे हमने L1 मान लिया यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो डेल L2 कितना आ जाएगा, डेल L2 आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये L1 जो मैंने माना था इसे L1 ना मान के वही रखो, क्योंकि L1 L2 मुझे इसे मानना पड़ेगा। ये हटा देते हैं अभी, देखिए डेल एल जो आपका डेल L2 है इसे भी हम कैपिटल में ले लेते हैं, इसे हम किस में ले लेते हैं, कैपिटल में ले लेते हैं दूसरे केस में। तो डेल L, एक मिनट वेट कीजिएगा बच्चों जरा, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हम डेल L मान लेते हैं जिस तरह से डेल L। तो डेल L आपका देखिए क्या आएगा, P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 ओवर A2 E2, ऐसी तो निकलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये P1 L1 ओवर A1 E1 है इसमें मैं वैल्यू रखूंगा सॉलिड की, यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर तक, ठीक है। और जो ये 2 वाला पोर्शन है इसमें वैल्यू रखूंगा इस खोखले वाले जो बोर है, हमारा जो बोर वाला पोर्शन है जो 1.2 मीटर का है, इसकी वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ से जो डेल एल आएगा वो देखिए कितना आएगा, P1 है आपका वही 100 इंटू 10⁻3, ठीक है भाई। और आपका जो L1 है आपका 1300 mm, क्योंकि 1.3 मीटर है 1300 mm लिख सकते हैं। A1 आपने निकाला था, इसका सॉलिड का A1 देखिए ये लेंगे, सॉलिड का एरिया ये लेंगे तो ये आ जाएगा 1962.5 इंटू ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵। क्लियर है, ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵, प्लस P2 की वैल्यू भी सेम है 100 इंटू 10⁻3। L2 कितना है, L2 है आपका 1200 mm, क्योंकि 1.2 मीटर है, ठीक है ना। और आपका जो A2 है आपका, A2 आपने ये वाला निकाला खोखले का, तो ये A2 हो जाएगा 1471.9 इंटू ई की वैल्यू सेम है 2 इंटू 10⁵, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं P की वैल्यू और ई की वैल्यू सेम है, तो 100 इंटू 10⁻3 अपॉन 2 इंटू 10⁵, अंदर आपका जो बचेगा ये बचेगा 1300 अपॉन 1962.5 प्लस 1200 अपॉन 1471.9। क्लियर है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो बाहर की वैल्यू है ये आ जाएगी 0.5, अंदर की वैल्यू आएगी 0.66 प्लस 0.81, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपकी यहाँ से जो डेल एल की वैल्यू आएगी, डेल एल की वैल्यू आएगी आपकी 0.735 mm, 735 mm। क्लियर है।
अब आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, कि कितना परसेंट हमारी लेंथ में इंक्रीज हुई। कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा आपका परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन आपका क्या आएगा, परसेंटेज इलोंगेशन आएगा आपका फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, यानी बोर होने के बाद कितना एक्सटेंशन हुआ, ठीक है नहीं, उसके बाद बोर होने से पहले बिना बोर के जो सॉलिड थी उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ था, अपॉन बिना बोर के कितना एक्सटेंशन हुआ था इंटू 100। तो यह आया था आपका 0.735 माइनस यहाँ पर जो एक्सटेंशन आया था वो आया था 0.637 0.637 अपॉन 0.637 इंटू 100, ठीक है नहीं। ये क्या है, ये परसेंटेज इलोंगेशन है, किसमें, परसेंटेज इंक्रीज इन इलोंगेशन। ये आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन इलोंगेशन, इलोंगेशन में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। क्लियर है, तो यहाँ से इसे निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा आपका निकल के 0.735 माइनस 0.637, इसे डिवाइड करेंगे 0.637 से, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 15.4%। कितना आ जाएगा, 15.4%। क्लियर है, तो यहाँ पर ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए यही पूछा गया था इसमें, अगर आप देखेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में कितने परसेंट चेंज हुआ, यानी जब सॉलिड थी तब कितना एक्सटेंशन था, तब तो ये आ गया था, और जब आपकी बोरिंग हो गई, बोरिंग होने के बाद कितना एक्सटेंशन हुआ, ये हुआ, यानी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन बढ़ गया। अब ये कितने परसेंट बढ़ा ये बताना था, वही आपने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है भाई, अब लास्ट न्यूमेरिकल की ओर देखिए। लास्ट न्यूमेरिकल जो है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे। अब पहले और इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको एक चेंज नज़र आ रहा होगा, पहले और इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल में। एक मिनट रुकिएगा बेटा। पहले और लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए हमने जितने भी अब तक न्यूमेरिकल किए हैं उन सब में यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ होता था, एक फोर्स यहाँ लगा हुआ होता था, और दोनों इक्वल क्वांटिटी के लगे हुए होते थे। लेकिन यहाँ देखिए दोनों तरफ अलग अलग क्वांटिटी के फोर्स लगे हैं, और बीच में भी, मिडिल में भी फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है नहीं, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि मिडिल में भी फोर्स लगे हुए हों और बाहर भी फोर्स लगे हुए हों, वो भी अलग अलग डायमेंशन के, उस केस में क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसने दिया क्या है, ए मेंबर ए बी सी डी ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 200 mm। ये जो मेंबर है आपका ए बी सी डी, इसमें 3 सेक्शन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तीनों की डायमीटर सेम है, कितनी, 200 mm। जब डायमीटर सेम है तो एरिया भी उसका सेम होगा, यानी A1 इजिकल टू किसका होगा, A2 के, इजिकल टू किसके होगा, A3 के, ये इजिकल टू होगा A के। और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4 इंटू 200 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो तीनों का निकाल लेंगे, तीनों का निकाल के आ जाएगा 31415.92 mm²। ठीक है, तीनों का एरिया सेम रहेगा, तो हमने तीनों का एरिया निकाल लिया। रही बात ई की, देखिए ई कितना दिया गया है आपका, ई दिया गया है आपका 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही मटेरियल है, तो आपका ई भी सब जगह सेम रहेगा। यानी क्या होगा, E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 इजिकल टू E। ठीक है, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब जीगा हटाया, जीगा की जगह 10⁹ रखा। अब यहाँ पर जब मीटर को mm में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा न्यूटन पर mm²। यानी यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्लियर है, यहाँ से देखिए हमने E की वैल्यू फाइंड आउट की न्यूटन पर mm² में। अब L1 L2 L3 आपको पता ही है, L1 है आपका कितना, ये 200 mm है, L2 आपका 300 है, L3 आपका 500 है। 4 चीज़ें हमें चाहिए, PLAE, ए भी निकल गया, ई भी निकल गया, एल आपको पता है। अब मेन बात है देखिए पी की, पी के केस में क्या करेंगे, देखिए
जैसे ये 1 है, पहले 1 वाला सेक्शन इधर बना लो, तीनों सेक्शन बना लेते हैं। देखिए ये 1 का सेक्शन आ गया, ये आपका 2 का सेक्शन आ गया, ये आपका 3 का सेक्शन आ गया। तीनों सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिए, 1 2 3। ठीक है भाई। अब फोर्स को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 में कितना फोर्स लगा है, 2 में कितना, 3 में कितना, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो दोनों डायरेक्शन से, दोनों साइड से सेम लगता है। जैसे आप इधर देख रहे होंगे जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस साइड से यहाँ का आपका कितना फोर्स लगा है, यहाँ 100 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अगर यहाँ 100 का लगेगा तो यहाँ भी 100 न्यूटन का ही लगेगा। इधर से कंप्रेसिव लग रहा है तो इधर से भी कंप्रेसिव लगेगा, ये पक्का है। ठीक है नहीं। अब लेकिन यहाँ तो ये 100 का लगा हुआ नहीं है, यहाँ तो 60 का लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने 100 का इधर से लगाया, 100 का इधर से लगा दिया, तो ये कितना आ गया 100 किलो न्यूटन, और 100 किलो न्यूटन मैंने इधर से लगा दिया। ठीक है। अब ये जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स है ये तो आपने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक तो बचा 100 किलो न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में, एक 60 किलो न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस 100 में की 100 की डायरेक्शन राइट है, 60 की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो 60 में से अगर 100 में से अगर मैं 60 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा नहीं। यानी 100 में 100 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन के फोर्स को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा, और 100 में से 60 को माइनस करके यहाँ जो फोर्स बचेगा इस तरह से बचेगा 40 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, क्योंकि 100 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 100 में से 40 बचेगा, 40 की डायरेक्शन रहेगी अंदर। जब आपने 40 इधर लगाया तो यहाँ भी कंप्रेसिव लगाना पड़ेगा 40 किलो न्यूटन का। लेकिन यहाँ जो है सेकंड का इधर वाला पोर्शन, इसमें 40 का लगा हुआ जरूर है, लेकिन कैसा लगा हुआ है, टेंसाइल लगा हुआ है। तो वही काम करूंगा, देखिए मैं इधर से भी 40 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लगाऊंगा, इधर से भी 40 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव। ये आ गया जी 40 किलो न्यूटन, ये आ गया 40 किलो न्यूटन। जितना भी लोड मैं यहाँ खुद लगाता रहूंगा उतने लोड ही मैं दोनों डायरेक्शन में ऐसे रखता चला जाऊंगा। अब ये 40 किलो न्यूटन का जो लोड है ये तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ बचा राइट डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन और राइट डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन, ये बचा। तो टोटल कितना हो गया, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इसी डायरेक्शन में आपका लोड आ जाएगा 80 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ भी 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है, आपका लगा हुआ नहीं। ये ऑटोमेटिक जो बाद वाली जो पोर्शन होगा, बाद वाले पोर्शन में ऑटोमेटिक ये वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है नहीं। अगर बाद वाले में ये ऑटोमेटिक वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू सही आई है। और अगर सेम नहीं आ रही है तो यानी आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब देखिए 1 के लिए यानी P1 की वैल्यू हो गई आपकी 100 किलो न्यूटन, P2 की वैल्यू हो गई आपकी 40 किलो न्यूटन, और P3 की वैल्यू हो गई आपकी 80 किलो न्यूटन। अब देखिए तीनों कंप्रेसिव हैं, तीनों क्या है, तीनों फोर्स कंप्रेसिव हैं। अगर इसमें से एक टेंसाइल होता और आपके कंप्रेसिव होते, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में टेंसाइल वाले फोर्स को प्लस लेते, कंप्रेसिव वाले को माइनस लेते। लेकिन यहाँ तीनों कंप्रेसिव है तो तीनों को प्लस भी ले लो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों से लेंथ घट ही रही है। और बाद में हम लिख देंगे कि ये क्या हो रहा है, लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, लेंथ हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा डेल एल इजिक्वल टू P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 ओवर A2 E2 प्लस P3 L3 ओवर A3 E3। अब जो मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि तीनों कंप्रेसिव है तो या तो तीनों को माइनस ले लो या तीनों को प्लस ले लो। ठीक है नहीं। लेकिन अगर दो टेंसाइल होते, एक कंप्रेसिव होता, तो टेंसाइल वाले फोर्स को प्लस लेता और कंप्रेसिव वाले को माइनस लेता। तो डेल एल इजकल टू देखिए P1 की वैल्यू कितनी आई है, P1 आया आपका 100 इंटू 10⁻³ L1 है आपका 200 mm अपॉन A1 आपका है 31415.92 और E1 है आपका 2 इंटू 10⁵ प्लस P2 है आपका, P2 जो निकल के आया है वो है 40 इंटू 10⁻³ लेंथ है आपकी 300 mm और आपका जो एरिया है वो है 31415.92 और ये है 2 इंटू 10⁵। वैसे जो नीचे वाली टर्म है उसे आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म आपके सब में कॉमन है, ए और ई सभी में कॉमन है। P3 की जो वैल्यू है, P3 है आपका 80 इंटू 10⁻³ और L3 है आपका 500 अपॉन यहाँ पर जो आपका एरिया आएगा वो सेम आएगा 31415.92 और ई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁵। ठीक है भाई।
अब इसकी वैल्यू आएगी देखिए 3.18 इंटू 10⁻³ प्लस 1.91 इंटू 10⁻³ प्लस 5.1 इंटू 10⁻³ तीनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका 10.19 इंटू 10⁻³ यानी 0.01019 mm। ठीक है भाई, 0.0109 mm डेल। यानी जो टोटल जो लेंथ में डिक्रीज हुई, जो टोटल आपकी लेंथ डिक्रीज हुई वो कितनी हुई, वो हुई जी आपकी 0.01019 mm। क्लियर है। तो इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपके जो फोर्स हैं वो अलग अलग लगे हुए हों, तो उसमें हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है नहीं, एक साइड से फोर्स को लेकर चलेंगे और जो भी फोर्स मैं अपने साइड से लगाता चला जाऊंगा कि भाई ये फोर्स यहाँ होना चाहिए, वो क्या करेंगे, वो फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगाते चले जाएंगे और आपका जो बैलेंस है वो बाद में उतना ही बचेगा जितना था। ठीक है नहीं, आपको जो है ये न्यूमेरिकल आप कर लें। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो गई है। इसकी टोटल 21 वीडियो हैं। आप इन 21 वीडियो को देखकर अपनी पहली यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम अगली यूनिट जो आईसी इंजन है उसके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।